नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल 25 सितंबर था। ताऊ देवीलाल की जयंती थी। ताऊ देवीलाल अगर आज जिंदा होते तो वो होते 111 साल के। उनकी 111वीं जयंती पर उनके पोते अभय सिंह चौटाला ने कल रोहतक के अंदर एक रैली करी। अगर भीड़ के नज़रिए से देखें तो रैली सफल थी, लेकिन वो वाली बात नहीं थी जो ताऊ देवीलाल के टाइम में होती थी। ना कोई बड़ा नेता ऐसा आया, जैसी उम्मीद की जा रही थी कि बड़े बड़े नेता इसमें शिरकत करेंगे। हाँ, भीड़ थी और लोग उनकी बात को सुनने के लिए भी आए, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि अभय चौटाला एक दबंग नेता हैं। उनकी दबंगई के किस्से मशहूर हैं, और रोहतक में रैली करने का उनका एक खास मकसद भी था। मकसद ये था कि हुड्डा के गढ़ को तोड़ना था। जो गढ़ कभी इंडियन नेशनल लोकदल का होता था ताऊ देवीलाल के ज़माने में। ताऊ देवीलाल यहाँ से सांसद भी बने, और जो 2 बार उनकी सरकार बनी वो रोहतक की वजह से ही बनी। ये एक टाइम पर इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ होता था, जो बाद में धीरे धीरे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ बन गया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से मेरे ख्याल से 3 बार सांसद रहे, 4 बार उनके बेटे रहे और 2 बार उनके पिता रहे। तो उस हिसाब से अब ये कांग्रेस का गढ़ बन चुका है। अब असली जो झगड़ा है, इसके अंदर जो असली झगड़ा है वो है उस 30% वोट का हरियाणा के अंदर, जो कि जाट वोट बैंक कहलाता है। क्योंकि हुड्डा को भी और चौटाला को भी, दोनों को ये पता है कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो एक खास वोट बैंक है। इसके अंदर नॉन जाट जातियां आती हैं, और जो जाट वोट बैंक है उसको अपनी तरफ करने की लड़ाई अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय चौटाला के बीच में चल रही है। तो ये लड़ाई क्या रंग लाएगी, क्या आगे चल के इंडियन नेशनल लोकदल का भविष्य होगा, ये तो खैर आने वाला टाइम ही बताएगा। क्योंकि अभी चुनाव बहुत दूर है, 2029 अभी काफ़ी दूर है। लेकिन मैं आपको कुछ एक बातें बताऊंगा, कुछ सच्चाई आपको बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, और दिल्ली की चुनावी राजनीति पर मैं बड़ी ही बारीक नज़र रखता हूं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उसके पीछे की वजह क्या थी? बीजेपी यहाँ पे कमज़ोर कभी भी नहीं थी। लोकसभा के अंदर वो पिछले 3 लोकसभा चुनाव से 7 की 7 लोकसभा की सीटें जीत लेती थी। अब की बार भी जीतती हैं। 14 में भी 7 तो जीतती थी, 19 में भी जीतती थी। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आता था तो अरविंद केजरीवाल बीजेपी को इतनी बुरी तरीके से हराता था कि मतलब इससे बुरी कोई हार हो ही नहीं सकती। 2015 में बीजेपी की 3 सीट और 2020 में बीजेपी की 7 या 8 सीट ऐसे आई थी। लेकिन उसका जो वोट प्रतिशत था वो इतना ही वोट प्रतिशत था जितना आज हरियाणा में उसकी सरकार बनने के टाइम पे है। हरियाणा के अंदर आज बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी है, लेकिन उसको वोट प्रतिशत कितना मिला है? 40% से भी कम, पूरा 40 भी नहीं है। यानी कि 60% लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला हरियाणा के अंदर, और बीजेपी की सरकार बन गई। दिल्ली में ये ऐसा ही हुआ 2015 और 2020 में कि बीजेपी को यहाँ भी 37, 38, 39% वोट मिलता रहा। लेकिन सीट कितनी आती थी? 3, 8। और केजरीवाल जो इसके खिलाफ जो वोट होता था ना बीजेपी के, वो सारा का सारा केजरीवाल को मिल जाता था। हरियाणा के अंदर ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वोट बिखरता है, बहुत सारी पार्टियों में जाता है। तो अब ये कहना हरियाणा के अंदर के हरियाणा का जो समाज है वो पूरी तरीके से जाट और गैर जाट के अंदर बट चुका है, पोलराइज हो चुका है। इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि जो 60% वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ा है वो सारा जाटों का तो वोट है नहीं। भाई, जाटों का खुद अपना वोट 4 जगह बटता है, उसका बड़ा हिस्सा कांग्रेस को मिलता है। फिर उसके बाद निर्दलीय खड़े होते हैं, हर सीट पे 2-2, 3-3 जाट निर्दलीय खड़े होते हैं। इस चुनाव में तो कम से कम ऐसी 10 सीटें मैं बता सकता हूँ जिस पर जाट खड़े थे निर्दलीय,
और उनको बहुत भारी वोट मिले हैं, कहीं 50,000, कहीं 60,000, कहीं 20-30 हज़ार, कहीं 10-15 हज़ार। अभी जो ये मुकदमा चल रहा है जो वीरेंद्र सिंह के लड़के ब्रजेंद्र का, देवेंद्र अत्री का, इसके अंदर 32 वोट से हार जीत हुई है, लेकिन जो वहाँ निर्दलीय खड़ा था वीरेंद्र घोगड़िया, उसको 32-33 हज़ार वोट मिले। इसी तरीके से अम्बाड़ा जो सीट है उस पर चित्रा सरवारा को तो 54-55 हज़ार वोट मिले। और भी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं। तो जाटों का जो वोट बंटता है वो कांग्रेस, निर्दलीय, इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी को भी जाता है। चार जगह बंटता है। उसी प्रकार से नॉन जाट का वोट भी बहुत सारी जगह जाता है। तो ये तो थ्योरी ही अपने आप में गलत है कि पूरा चुनाव जाट और गैर जाट के बीच में होता है। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि 60% वोट अगर एक जगह हरियाणा में गिर जाए बीजेपी के खिलाफ, तो बीजेपी की यहाँ भी 3, 4 या 5 ही विधानसभा की सीटें आएंगी। लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा है? ऐसा हो इसलिए नहीं पा रहा है कि अंत में वो जो वोट बैंक है ना, उस वोट बैंक पे किसका कब्जा होगा, यहाँ पे आके बात फंस जाती है। अगर इस चुनाव के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाते और जो निर्दलीय खड़े थे, एक तो उनको बिठा लेते या तो उनको टिकट ही दे देते जिसके जीतने की संभावना है। ऐसी बहुत सारी सीटें थी जिस पर निर्दलीय जीत भी गए। एक तो बहादुरगढ़ की सीट है और एक और है गन्नौर की सीट, और वो कांग्रेस के ही बागी थे। और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिस पे निर्दलियों ने बहुत भारी वोट लिया है, जिसमें एक तो उचाना है और एक अम्बाड़ा है और एक गोहाना है। तो इन सीटों पर निर्दलियों को बिठा देते और इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन अगर कांग्रेस कर लेती, क्योंकि मैंने एक और वीडियो में, और मैं फिर किसी और वीडियो में भी इस बात को बता दूंगा, एक वीडियो के अंदर मैंने पूरी ऐसी 20 सीटें गिनवाई थी जिसके अंदर इंडियन नेशनल लोकदल को 10,000 से लेकर 50-60 हज़ार तक वोट मिले हैं। किसी पे 10,000, किसी पे 20,000, किसी पे 30,000। तो ऐसा नहीं है, इंडियन नेशनल लोकदल का वजूद अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है हरियाणा के अंदर। सीटें भले ही नहीं मिल पा रही हों, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। अगर गठबंधन कर लेते ना कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल, तो इस चुनाव में जो 2024 में बीजेपी की सरकार बनी हुई है, इनकी सीटें डबल डिजिट में नहीं आनी थी। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अंदर वही एक कॉम्प्लेक्स है दिमाग में कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल जिंदा होगी, उसको अगर मैंने 20 सीटें दे दी, वो 20 सीट पे मान जाते, क्योंकि उनको अपनी पार्टी को जिंदा करना था। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये लगा कि अगर मैंने इंडियन नेशनल लोकदल को 20 सीटें दे दी लड़ने के लिए, और उसमें से वो 10-12 भी जीत गए, तो पार्टी फिर से जिंदा हो जाएगी। और वो जिंदा होने का मतलब है कि मेरी राजनीति ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दोनों का झगड़ा तो जिस वोट बैंक पर है वो एक ही है, जाटों का नेता कौन होगा। और इसी की वजह से दोनों की दुर्गति हो रखी है। आपको एक बात ध्यान होगी, जब 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की राजनीति में एंट्री हुई, डायरेक्ट एंट्री हुई, उससे पहले तो भाजपा की डायरेक्ट एंट्री नहीं थी। वो कभी इसका कभी उसका हाथ पकड़ के चलती थी। उसने 2-3 बार तो चौटाला परिवार के साथ मिलके सरकार बनाई, जिसमें आप ये 1987, 1977 और 2000 की मैं बात कर रहा हूँ। इन 3 सरकारों के अंदर भाजपा और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन था। और 1996 में चौधरी बंसीलाल के साथ गठबंधन था। तो अपने दम पे तो ये कभी थे ही नहीं, और कभी ये डबल डिजिट में भी नहीं आ पाते थे। लेकिन जब 2014 में इनकी सरकार बनी, तो उस टाइम पर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ना बन के इंडियन नेशनल लोकदल बनी थी। और इंडियन नेशनल लोकदल के उसमें 20 MLA और 2 MP भी आए थे, और कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी थी। और उससे जो अगला चुनाव था, 2019 का चुनाव था, उसके अंदर ये बात सब कह रहे थे, सभी राजनीतिक पंडित, भविष्यवाणी करने वाले लोग ये बात कह रहे थे कि इस बार 2019 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार हरियाणा में आने वाली है। पर कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। वो गोहाना की वो रैली, इसके अंदर दुष्यंत चौटाला के समर्थकों ने हुटिंग करी, दुष्यंत के नारे लगाए,
और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मंच से ही दुष्यंत को और उसके पिता अजय चौटाला को पार्टी से निकाल दिया। बस वो गलती कर गए, अगर अपने घर की लड़ाई को घर में सुलटा लेते तो उस 2019 में सरकार बनती, क्योंकि दुष्यंत ने अलग पार्टी बनाकर भी 10 सीटें जीत ली थी 2 ही महीने में। तो ये वजह है। अब बात करते हैं कि अभय चौटाला की जो कोशिश है, जो मेहनत है, उस मेहनत का नतीजा निकलेगा क्या? क्या इंडियन नेशनल लोकदल जिंदा हो पाएगी? तो कहते हैं कि मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो एक न एक दिन हरियाणा में जिंदा होनी ही होनी है, क्योंकि ये हरियाणा की नेचुरल पार्टी है, रीजनल पार्टी है। लेकिन एक बात और भी है इसके साथ कि एक पार्टी को तो ख़त्म होना ही पड़ेगा, कांग्रेस को। अगर इंडियन नेशनल लोकदल जिंदा हुई तो कांग्रेस ख़त्म होगी, और कांग्रेस अगर जिंदा रहेगी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदा नहीं रहेगी, क्योंकि छोटा राज्य, इसमें 3 पार्टियों के लिए तो कोई संभावना है ही नहीं। और यही असली लड़ाई है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के डर का कारण भी यही है कि ये जिंदा हुए तो हमको मरना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये देखा कि इस रैली के अंदर अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी पर कम हमला किया और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ज़्यादा हमला किया, क्योंकि दोनों का झगड़ा एक ही वोट बैंक पे है, जो कि 25 से 30% के बीच में है, जाट वोट बैंक। और यही इनकी लड़ाई की असली वजह है। भाजपा अब हमेशा रहेगी हरियाणा की राजनीति में, चाहे वो पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे। भाजपा अब कहीं जाने वाली नहीं है। अब तो लड़ाई ये है कि भाजपा के सामने कौन होगा, इंडियन नेशनल लोकदल होगा या कि कांग्रेस होगी। और इसका पता 2029 के चुनाव में हमको लगेगा, और जब तक हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। और चौधरी अभय सिंह चौटाला अगर ये सोचते हैं कि वो एक रैली करके पार्टी को जिंदा कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। उनको अभी 4 साल बचे हैं, सड़कों पे संघर्ष करना पड़ेगा, लोगों के हित की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। खाली यही नहीं, गांव की बात नहीं, उनको शहर की भी बात करनी पड़ेगी, सबकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, 36 कौम की, अगर उनको अपनी पार्टी को जिंदा करना है तो। भाइयों, इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। और जो भाई अभी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक्स भाइयों।